नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीति अभी से गरमाने लगी है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच नजर डालते हैं विदेश नीति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे, जहां उनका स्वागत बेहद खास रहा। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर पहुंचे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। तेल को लेकर वैश्विक स्तर पर नई टकराव की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बांग्लादेश के कुछ नेताओं के भारत विरोधी बयान सामने आए हैं, जिन पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। और अब नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली। दिल्ली की अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहली बार इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी। इथियोपिया के पीएम अली ने नेशनल पैलेस में किया स्वागत, खुद कार चलाकर ले गए थे होटल। पीएम मोदी बोले, गुजरात की तरह इथियोपिया भी शेरों की धरती। पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। इसे पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बोले, माफी नहीं मांगूंगा। कहा था पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में पहले दिन हार गई थी भारतीय सेना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW प्लांट देखा। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही। जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर है राहुल गांधी। गोवा अग्निकांड मामले में पुलिस लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर पहुंची। मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था। 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे दोनों। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी हैं। इसी बीच इंडिया अलायंस को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक अहम बयान सामने आया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीति का माहौल अभी से गरमाने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में इंडिया अलायंस को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा और अहम बयान सामने आया है, जिसने यूपी की सियासत को नई दिशा दे दी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर साफ शब्दों में कहा है कि अब राजनीति का मकसद सीटें गिनना नहीं, बल्कि चुनाव जीतना होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गठबंधन तभी मजबूत होता है जब एक दल दूसरे दल की मदद के लिए खड़ा हो। अगर सभी दल खुद को बराबर मानने लगे तो फिर गठबंधन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी वही पार्टी उस सीट से चुनाव लड़ेगी जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी रणनीति को अपनाया गया था और इसका असर साफ दिखा। बीजेपी यूपी में पहले नंबर से फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई और अयोध्या जैसी अहम सीट भी हार गई। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि यूपी की जनता अब बहुत कुछ समझ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में अब सांप्रदायिक भाषा और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अयोध्या की जनता ने ये साबित कर दिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को अब जवाब मिलने लगा है। यूपी की जनता शांति, विकास और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का असली नया साल तब आएगा जब यूपी में समाजवादी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि असली जश्न और असली खुशी उसी दिन होगी जब जनता बदलाव का फैसला करेगी। सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कप सिरप से हुई मौतों का जिक्र किया और कहा कि इतने लोगों की जान जाने के बावजूद सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने लोगों को बचाने में लगी रही। इसके साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर दूसरों के वोट कटवाने की कोशिश की गई, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करोड़ों वोट कट गए, जो सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक पुराना उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी मुख्यमंत्री के हटने के बाद उसके घर को गंगा जल से धुलवाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति जनता को पसंद नहीं आती। अखिलेश यादव का साफ संदेश है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि यूपी के भविष्य का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। उनकी रणनीति साफ है, जो जीत सकता है वही लड़ेगा और लक्ष्य सिर्फ एक होगा, यूपी में बदलाव।
वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिला। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में जॉर्डन म्यूजियम तक लेकर गए। ये मुलाकात इसीलिए भी खास रही क्योंकि क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद के 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि वो महामहिम क्राउन प्रिंस के साथ जॉर्डन म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। इस आत्मीय स्वागत ने भारत और जॉर्डन के बीच गहरे होते रिश्तों की झलक दिखाई। जॉर्डन म्यूजियम को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक लर्निंग सेंटर है, जहां इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान से जुड़ी जानकारी को रोचक तरीके से पेश किया जाता है। म्यूजियम में गैलरी, प्रदर्शनी से लेकर संरक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तक सब कुछ शामिल है। यहाँ 1.5 मिलियन साल की इनोवेशन और जॉर्डन के सांस्कृतिक इतिहास की कहानी दिखाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, डिजिटल पेमेंट, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। खास बात यह है कि पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग समझौता भी हुआ, जिससे पर्यटन, अकादमिक आदान प्रदान और संस्कृति के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये समझौते भारत जॉर्डन साझेदारी का सार्थक विस्तार है। अक्षय ऊर्जा और जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग से दोनों देश स्वच्छ विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे। डिजिटल इनोवेशन साझा करने से जॉर्डन के डिजिटलीकरण में मदद मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नए अवसर पैदा होंगे। इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रम और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करने के प्रयासों में योगदान देगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये जॉर्डन की पहली पूरी द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले वो फरवरी 2018 में फिलिस्तीन जाते वक्त जॉर्डन से होकर गुजरे थे। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे, जहां भारत के पुराने सभ्यतागत और आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। और वहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब तेजी से गहराता जा रहा है। इसी बीच ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या तेल को लेकर दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को लेकर लिया गया एक बड़ा और सख्त फैसला। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ समुद्र में पूरी तरह नाकाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या तेल के लिए दुनिया एक नई जंग की ओर बढ़ रही है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला को लेकर लिया गया एक बेहद सख्त और बड़ा फैसला। ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ समंदर में पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला में आने और वहां से जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों को अब समुद्र में ही रोक दिया जाएगा, यानी वेनेजुएला का तेल अब खुले तौर पर बाहर नहीं जा सकेगा। इस आदेश के बाद वेनेजुएला में हड़कंप मच गया है और हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ नया आदेश जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेनेजुएला आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी में शामिल है। ट्रंप का दावा है कि वहां का शासन चोरी किए गए तेल को खुद को फंड करता है और अपराधों को बढ़ावा देता है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला को अब दक्षिण अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह बेड़ा और भी बड़ा होगा और वेनेजुएला को ऐसा झटका लगेगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका का तेल, जमीन और संपत्ति वापस नहीं की जाती, तब तक दबाव बना रहेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के शासन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए कहा है कि यह शासन आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण जैसी गतिविधियों में शामिल है। इसी आधार पर सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण और व्यापक नाकाबंदी का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास से एक तेल टैंकर जब्त किया था। इस कार्रवाई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने समुद्री लूट करार दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ते चले गए। ट्रंप प्रशासन पहले भी कई बार वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप लगाता रहा है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला से अपराधी और अवैध अप्रवासी अमेरिका भेजे गए, जिन्हें अब तेजी से वापस भेजा जा रहा है।
ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका किसी भी शत्रुतापूर्ण शासन को अपने देश को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से तेल की कीमतों में बड़ी हलचल और उछाल देखने को मिल सकता है। इसी बीच अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वेनेजुएला अमेरिका से करीब 3200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और कैरेबियन सागर के रास्ते दोनों देशों की दूरी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ऐसे में बढ़ता तनाव ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में तेल को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव और गहरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। वहीं पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के कुछ नेताओं की ओर से लगातार भारत विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। यहां तक कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अलग थलग किया जाना चाहिए। इन बयानों को लेकर अब भारत ने सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में इस वक्त तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के कुछ नेता लगातार भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रही हैं। इन बयानों में भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने और वहां अलगाववादी तत्वों को समर्थन देने जैसी गंभीर बातें कही गई। इन बयानों को भारत ने न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बताया है बल्कि इसे दोनों देशों के आपसी भरोसे के लिए नुकसानदेह माना है। भारत ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया और आधिकारिक तौर पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। इस दौरान भारत ने ढाका में स्थित भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रही हैं, उससे भारतीय राजनयिक मिशन की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। खास तौर पर बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और इसके साथ ही भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं फिलहाल रोकने का फैसला किया है। ये फैसला दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करता है तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग थलग कर देना चाहिए और वहां अलगाववादी ताकतों का समर्थन करना चाहिए। भारत ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस नेता ने भारत विरोधी बयान दिया हो। इससे पहले भी ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करता है। मंत्रालय ने ये भी अफसोस जताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की पूरी जांच की और न ही भारत के साथ कोई ठोस और सार्थक सबूत साझा किए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपने राजनयिक मिशन, नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। और नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली की अदालत से अहम राहत मिली। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से मना कर दिया है। मामला साल 2014 से चल रहा है और लगातार राजनीतिक बहस और सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि पूरे मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं आया। पार्टी का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कई घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन जांच में कोई ठोस आधार नहीं मिला। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ये केस राजनीतिक दुर्भावनाओं के तहत बनाया गया और इसका मकसद गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाना था। दिल्ली की कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये प्राइवेट शिकायत है और इसमें एफआईआर दर्ज नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मामला निरस्त हो गया है। ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े हैं और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने का मामला अभी भी चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने केवल राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं माना, लेकिन ये दूसरी कानूनी प्रक्रिया अलग से चल रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बैलगाड़ी परिवार है, सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है। सोनिया और राहुल बेल पर बाहर हैं, लेकिन आरोपी हैं। वहीं कांग्रेस इसे न्याय की जीत मान रही है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये मामला बदले की भावना और राजनीतिक द्वेष से बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए खड़ा किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि केस में कोई दम नहीं है और इसमें दम भरने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने साफ किया कि ये मामला प्राइवेट शिकायत के आधार पर है और एफआईआर दर्ज होने की वजह से ईडी को चार्जशीट के आधार पर तुरंत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन गांधी परिवार को फिलहाल राहत मिल गई है। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।